नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24/7 की बड़ी बात में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं और उनका अपडेट भी देते हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। आज महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल होने वाला है और आज प्रमुख शहरों में कांग्रेस के दिग्गज नेता मोर्चा संभालने वाले हैं। आपको बता दें, इसी सिलसिले में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल नागपुर दौरे पर रहेंगे और महंगाई के मुद्दे पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस की साइकिल रैली है। रायपुर बिलासपुर में मोहन मरकाम इस मोर्चा को संभालेंगे। तो वहीं दुर्ग संभाग में पीसीसी प्रभारी सचिव चंदन यादव संभालेंगे पूरा मोर्चा। तो महंगाई के खिलाफ आज पूरे देश के साथ ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का हल्ला बोल होने वाला है और इसी कड़ी में सीएम भूपेश बघेल नागपुर दौरे पर है। वहां से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, केंद्र सरकार की नाकामियों को गिनाएंगे और इसके साथ ही जो महंगाई बढ़ रही है उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। को वहीं अलग अलग क्षेत्रों में जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो भी अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन जताएंगे। महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल कांग्रेस का आज पूरे देश में। तो नागपुर दौरे पर रहने वाले हैं सीएम भूपेश बघेल, वहां से वो महंगाई के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल आज शाम 4 बजे हाई स्कूल का रिजल्ट जारी करेगा, जिसमें हाई स्कूल सर्टिफिकेट के साथ दिव्यांग श्रेणी के बच्चों का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। प्रदेश के करीब 10.5 लाख बच्चों को आंतरिक मूल्यांकन से उनके अंकों का पता चलेगा। इस बार के रिजल्ट की खास बात यह है कि कोई भी छात्र फेल नहीं होगा। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार बोर्ड परीक्षाएं नहीं हो पाई, इसलिए रिजल्ट आंतरिक मूल्यांकन के फॉर्मूले से तैयार किया गया है। छात्र MP बोर्ड की वेबसाइट पर अपना रिजल्ट देख सकेंगे। इसके अलावा मोबाइल ऐप के जरिए भी वो अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो आज MP बोर्ड के 10th क्लास के स्टूडेंट्स का रिजल्ट आने वाला है और मध्य प्रदेश बोर्ड की वेबसाइट पर ये रिजल्ट देखे जा सकेंगे। खास बात यह है कि इस बार माना जा रहा है कि कोई भी छात्र फेल नहीं होगा, क्योंकि कोरोना के कारण एग्जाम्स नहीं हुए थे। इंटरनल असेसमेंट के आधार पर यह रिजल्ट तैयार हुआ है। शाम 4 बजे बोर्ड की तरफ से रिजल्ट जारी हो जाएंगे। इसके साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि जो दिव्यांग श्रेणी के बच्चे हैं उनका भी रिजल्ट आज ही जारी कर दिया जाएगा। आपको बता दें, हाई स्कूल में करीब 10.5 लाख बच्चे हैं और आज इन तमाम बच्चों का रिजल्ट आने वाला है। MP बोर्ड की वेबसाइट के साथ ही MP बोर्ड का जो ऐप है वहां से बच्चे रिजल्ट्स देख सकते हैं। शाम 4 बजे तय किया गया है कि आज बोर्ड की तरफ से रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और इसके साथ ही दिव्यांग श्रेणी के जो बच्चे हैं उनका भी रिजल्ट आज ही मिल जाएगा। इंटरनल असेसमेंट आंतरिक मूल्यांकन के फॉर्मूले से रिजल्ट तैयार हुआ है। करीब 10.5 लाख बच्चे हैं जिनका आज रिजल्ट मध्य प्रदेश बोर्ड की तरफ से जारी कर दिया जाएगा। आपको बता दें, कोरोना के कारण इस बार एग्जाम्स नहीं हुए थे। चलिए अब जान लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास रहने वाला है। सीधे रुख करेंगे स्टार जैन का, हमारे सहयोगी से बातचीत करेंगे। स्टार, आज क्या कुछ खास रहने वाला है छत्तीसगढ़ में? महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन तो रहेगा, इसके अलावा दूसरी बड़ी सियासी हलचल और आम खबरें जो जनता के लिए जानना बेहद जरूरी है। देखिए, सियासी गलियारों की बात करें तो महंगाई को लेकर लगातार कांग्रेस हमलावर होती आ रही है और केंद्र सरकार पर लगातार आरोप लगाते आ रही है। जहां प्रदेश में साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है जगह जगह महंगाई के विरोध में, तो वहीं अब राष्ट्रीय स्तर पर भी कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, तमाम बड़े नेता हैं, वो अलग अलग शहरों में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आम जनता तक अपनी बात पहुंचाएंगे। जैसे हमने देखा था, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत रायपुर आए थे, तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब नागपुर जा रहे हैं, वहां पर वो प्रेस वार्ता लेंगे। इसी तरीके से कांग्रेस के तमाम राष्ट्रीय नेताओं को अलग अलग शहरों की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं में आंदोलन को लेकर मनोबल ऊंचा रहे, इसलिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है। जैसे प्रदेश की बात कर लें तो प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम खुद जगह जगह साइकिल रैली में शामिल होंगे। रायपुर में वो शामिल होंगे, बिलासपुर में शामिल होंगे। इसी तरीके से दूसरे वरिष्ठ नेताओं को अलग अलग जगह की जिम्मेदारी दी गई है। तो प्रमुख खबर तो महंगाई को लेकर कांग्रेस की तरफ से जो प्रदर्शन उसको लेकर ही आएगा। साथ ही साथ आपको बता दूं कि
जिला रोजगार कार्यालय के माध्यम से भी आज एक प्लेसमेंट कैंप का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 250 युवाओं को अलग अलग स्तर पर भर्ती की सुविधा दी जा रही है। तो इसमें भी लगातार युवाओं के हिसाब से एक राहत भरी खबर रहेगी यहाँ। और लगातार बीजेपी में भी बैठकों का दौर जारी है। आने वाले समय में उनकी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी भी आने वाली है। तो लगातार माहौल गरमाते रह रहा राजनीति का। और महंगाई को लेकर जब कांग्रेस प्रदर्शन कर रही लगातार, तो वहीं शराबबंदी को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर प्रदर्शन की रणनीति बना रही है। जी ठीक है स्टार, आप भी इन तमाम खबरों पर नजर बना के रखिएगा। ताजा अपडेट भी हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि मोदी सरकार के खिलाफ अब कांग्रेस संसद से सड़क तक की लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों से निपटने के लिए अब कांग्रेस को अपने तौर तरीके बदलने पड़ेंगे। सुबोध कांत सहाय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार को खून चूसने वाली महंगाई की सरकार बताते हुए उन्होंने कहा कि देश सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता था, लेकिन उन्होंने अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया, जिन्होंने 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया। लेकिन मौजूदा सरकार आर्थिक मोर्चे में फेल हो गई है। मोदी सरकार के 7 साल में फिर से 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। सहाय ने यह भी कहा कि 2 करोड़ लोगों ने सिर्फ 2 महीने में ही नौकरी गंवा दी है। पूरे मामले पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस केवल केंद्र सरकार को बदनाम करने का प्रयास करती है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस एक परंपरागत मुद्दों के आधार पर राजनीति करने वाला पार्टी रहा है, लेकिन ऐसे लोगों से पाला इस देश को पड़ा है कि हमको अपने तौर तरीके बदलने होंगे। और उसकी शुरुआत मैं समझता हूं कि सड़क से संसद तक लड़ाई का कार्यक्रम संसद से शुरू होगा, सड़क पे आएगा। बाकी प्रदेशों की सरकार को छोड़ दीजिए, जहां कांग्रेस की सरकार है वहां अपने तरफ से क्या पहल कर रहे हैं वो बात सामने आनी चाहिए। लेकिन ये केवल राजनीति करना चाहती है, केंद्र सरकार के ऊपर थोपना चाहती है और हर मुद्दे को लेकर के केंद्र पे टिकाना इस सरकार के सोचे समझे रणनीति का हिस्सा है। सीएम भूपेश बघेल ने राजभवन में राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए कार्यों की सराहना की और उनका अभिनंदन किया, जिसके लिए सीएम बघेल ने धन्यवाद दिया। वहीं राज्यपाल ने अनुसूचित क्षेत्रों में नगर पंचायत के स्थापना के बारे में आवश्यक सुझाव दिए। उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना और चंदूलाल चंद्राकर चिकित्सा महाविद्यालय के संबंध में भी चर्चा की। साथ ही उच्च शिक्षा विभाग की समन्वय समिति और आदिवासी मंत्रणा परिषद की बैठक जल्द बुलाने को कहा। अनुसुईया उइके ने कहा कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर विभिन्न विभागों और विश्वविद्यालय स्तर पर नौकरी कर रहे अधिकारी कर्मचारी के मामलों की कोर्ट में जल्द सुनवाई की जाए और दोषियों पर कार्रवाई करें। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल बुधवार को सीहोर जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने ढाबा गांव में ग्राम पंचायत भवन का अवलोकन किया। साथ ही स्व सहायता समूह की महिलाओं से भी चर्चा की। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आमडो गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में सरकार की विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को लाभान्वित भी किया और ग्राम वासियों को संबोधित भी किया। राज्यपाल ने सुरई गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास का जायजा भी लिया। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा ही बदलाव की बुनियाद है। सभी बच्चों को पढ़ाना है, बेटा बेटी में भेद नहीं करें, बेटियों को भी पढ़ाना चाहिए। बेटियां 2 परिवारों को जोड़ती है और जीवन भर संबंध निभाती है। उन्होंने ये भी कहा कि समाज के निचले तबके के लोगों को आगे लाने के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। हम सभी को उन लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने में मदद करनी चाहिए जो उनके हकदार हैं। बाहर निकालना चाहिए, टैलेंट बनाना है तो बाहर निकालना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल मंगलवार को बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर पहुंचे। इस दौरान कांग्रेसी समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने उनसे मुलाकात की। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि नए तहसील उप तहसील कार्यालय घोषित किए जाने के बाद जल्द उन सभी जगहों पर कर्मचारियों की व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने बताया पूरे छत्तीसगढ़ में 804 पटवारियों की भर्ती की जाएगी। तहसील कार्यालयों में वाहन की व्यवस्था के साथ नई भर्ती भी की जाएगी। दरअसल राजस्व विभाग इन दिनों डिजिटलाइजेशन की तैयारी में जुटा हुआ है। सभी डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन किए जा रहे हैं। इस पर जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि हमने पटवारियों और आरआई को लैपटॉप दिलाने की मांग की है, जिस पर विचार किया जा रहा है।
पटवारियों के भी 804 पटवारियों की भर्ती की प्रक्रिया अभी नए सिरे से हमने अभी जब हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक ली थी, अभी रिव्यू बैठक, तो उसमें 804 पटवारियों के लिए सहमति दी है जो नए भर्ती किए जाएंगे। साथ में नई तहसीलें भी बनाई गई हैं, उसके लिए अलग से सेटअप तैयार किए जा रहे हैं, नई भर्तियां भी होंगी उसमें। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का कल विदिशा दौरा रहा, जहां जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के लिए श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई थी, वो इसमें शामिल हुए। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि ना मैं कोई राजनीतिक पंडित हूं, ना कोई भविष्य वक्ता हूं, ना कोई देश की आवाज हूं, एक साधारण सा व्यक्ति हूं, लेकिन इतना अवश्य कहता हूं कि अगर ईवीएम के साथ कोई खेल नहीं हुआ तो मोदी जी भी हारेंगे और शिवराज जी तो जमकर हारेंगे। ना मैं राजनीतिक पंडित हूँ, ना कुछ हूँ, बहुत साधारण आदमी हूँ, ना देश की आवाज़ हूँ। ना मैं राजनीतिक पंडित हूँ, ना कुछ हूँ, बहुत साधारण आदमी हूँ, ना देश की आवाज़ हूँ। इतना मैं कह सकता हूँ कि अगर ईवीएम मशीन का खेल नहीं हुआ तो मोदी जी भी हारेंगे और शिवराज तो बुरी तरह से हारेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय पर केंद्र बीजेपी और राज्यों के बीच एक परिचर्चा हुई है। इसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक सहित 300 के करीब नेता जुड़े। परिचर्चा के दौरान नक्सलवाद की समस्या पर भी बात की गई। केंद्र बीजेपी के संयोजक वी सतीश ने इसे गंभीर समस्या बताया। रमन सिंह ने बीजेपी की नीति और विचार के संबंध में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा बीजेपी की विचारधारा का अभिन्न अंग रहा है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि नक्सलवाद जैसे गंभीर विषय पर केंद्र तो चिंतित है, लेकिन राज्य सरकार की नीति आज भी स्पष्ट नहीं है, जिससे नक्सलवाद को बढ़ावा मिला है। निलंबित एडीजी जीपी सिंह ने रायपुर की अदालत में लगी अपनी अग्रिम जमानत याचिका वापस ले ली है। दरअसल बिलासपुर हाईकोर्ट में उनकी एक और याचिका पर सुनवाई होनी है, जिसमें उन्होंने एसीबी और ईओडब्ल्यू की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। अग्रिम जमानत याचिका के लिए मंगाई गई पुलिस डायरी अधूरी और जांच अधिकारी के शहर से बाहर होने की वजह से अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हुई। अब अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट में लगी दूसरी याचिका के आड़े आ सकती है, इसलिए अग्रिम जमानत याचिका वापस ले ली गई है। इधर ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने डायरी और दस्तावेज की ओरिजिनल कॉपी कोतवाली पुलिस को सौंप दी है। कोतवाली पुलिस ने ईओडब्ल्यू के 6 अधिकारियों और कर्मचारियों को बयान भी लिया है, जिसका उपयोग केस डायरी में जोड़कर साक्ष्य के रूप में पेश किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक जब्त दस्तावेज में 18 पेज हिंदी और अंग्रेजी में लिखे हैं, जिसकी हैंडराइटिंग मिलाई जा रही है। इसी की रिपोर्ट केस में आगे की जांच की दिशा तय होगी। जबलपुर के कुदवारी अमखेरा इलाके में अवैध वसूली के लिए एक बिल्डर और उसके साथियों पर बदमाशों ने हमला बोल दिया, जहां प्लॉटिंग और कॉलोनी बनाने का काम कर रहे एक बिल्डर तौसीफ अहमद और उसके साथियों पर बम फेंकते हुए जमकर पथराव भी किया गया। बताया जा रहा है कि मंगलवार शाम जब बिल्डर और उसके साथी साइट पर मौजूद थे, तभी 15 से 20 बदमाशों ने हाथ में तलवार लिए वहां आ धमके और उनके साथ मारपीट की गई। ये पूरी वारदात इलाके में लगे एक सीसीटीवी में कैद हो गई है। पीड़ित बिल्डर ने आरोप लगाया कि अवैध वसूली के मकसद से इस वारदात को अंजाम दिया गया। इधर आधारताल थाना पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ बलवे की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। हमला मेरे पे बेसबॉल से किए। जब मैं भागने लगा तो तलवार ऐसे मारे मेरे को। जब मैं अंदर चला गया तो वो लोग बाहर निकाल के बम मारे। बम से जब हम लोग बच गए, छर्रा भैया को सिर्फ लगा, हम लोग साइड हो गए थे। फिर वो लोग ने गोली मारा, पिस्टल मारा। इन लोगों से वाद विवाद कर इनके साथ मारपीट किए, और जब मारपीट किए तो जब क्षेत्रीय लोगों ने सहयोग किया, जो लड़के उनके ऊपर हमला हुआ, तो फिर ये लोग वहाँ से भाग गए। इनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर इनकी तलाश कर इनको अंदर करेंगे। श्योपुर के रघुनाथपुर में ग्रामीणों और शराब ठेकेदारों के बीच अवैध शराब को लेकर जमकर विवाद हुआ। दरअसल शराब ठेकेदार को पता चला कि गांव के कुछ लोग तलाशी शुरू कर दी, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया तो ठेकेदार के लोगों ने एक महिला के साथ 3 ग्रामीणों की लात, घूंसों और डंडों से मारपीट करके उन्हें घायल कर दिया। मारपीट से नाराज ग्रामीणों ने ठेकेदार के लोगों पर
पत्थरों से हमला कर लाठी डंडे लेकर उनके पीछे दौड़ने लगे। तभी ठेकेदार के लोगों ने फायरिंग कर दी। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और जिला आबकारी विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ मारपीट की धाराओं के तहत मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। देख सकते हो, ये देखो फायरिंग हुई यहाँ पर बिना आबकारी विभाग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हंगामे की। बताया जा रहा है कि अवैध शराब को लेकर के ये जो हंगामा है वो हुआ है। ठेकेदारों को पता चला कि गांव में कुछ लोग अवैध शराब को छुपा करके उसका बिजनेस कर रहे हैं। ऐसे में ठेकेदार पहुंचे और ग्रामीणों के साथ उनका झगड़ा हुआ और फिर ग्रामीणों ने भी पथराव किया उन ठेकेदार के लोगों पर और इसमें महिला के साथ 3 ग्रामीणों को भी काफी चोट आई है। पुलिस और आबकारी विभाग ने जांच शुरू कर दी है। रायपुर एम्स की स्टूडेंट साक्षी दुबे सुसाइड केस में 11 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस ने छात्रा का सुसाइड नोट जब्त किया था। वहीं परिजनों ने भी एम्स में साक्षी दुबे के एचओडी रहे डॉक्टर नरेंद्र बोदे की शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने जांच और बयान के लिए उन्हें नोटिस दिया था। साथ ही एम्स प्रबंधन ने भी डॉक्टर के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी है, लेकिन इसके बाद से पुलिस की जांच जहां की तहां अटकी हुई है। साक्षी को न्याय दिलाने के लिए कई संगठन सामने आए हैं। जेसीसीजे ने भी साक्षी को इंसाफ दिलाने के लिए रायपुर एसएसपी अजय कुमार यादव के नाम ज्ञापन सौंपा है। लेकिन जो भी उनके माता पिता की क्वेरी है उसको जांच में रखी गई है, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अभी फिलहाल इसकी जांच की जा रही है और सभी तथ्यों पर इसमें टीम बनी हुई है। राजधानी भोपाल में एक युवती के साथ पिता पुत्र ने मिलकर पहले बलात्कार किया, फिर आरोपी पिता ने अपने दामाद के साथ मिलकर युवती को उसकी शादी कराने के नाम पर 60,000 रुपए में बेच दिया। शादी कराने के दौरान जब इस मामले से पर्दा उठा तब खुलासा हुआ कि युवती के साथ पिता पुत्र ने मिलकर बलात्कार किया। अब इस मामले में 2 थानों में एफआईआर दर्ज की गई है। मंगलवार शाम जब रवि, उसका पिता रमेश और जीजा लोकेश युवती को लेकर रातीबड़ स्थित एक मैरिज ब्यूरो गार्डन में शादी कराने पहुंचे, तब पता चला कि युवती को 60,000 में बेचा गया है और बलात्कार की बात का भी खुलासा तभी हुआ। शादी करने आए सरवन ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस के पकड़े जाने की भनक लगते ही पिता पुत्र और दामाद तीनों फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक 27 साल की युवती आगरा उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। उसका पति बलात्कार और छेड़छाड़ के मामले में जेल में बंद है। असहाय जानकर सहारा देने के नाम पर पहले बेटे ने फिर बाप ने 4 महीने तक उसके साथ दुष्कर्म किया। खबर सुकमा से, जहां झीरम घाटी नक्सली हमले के मास्टरमाइंड की मौत हो गई है। हमले का मास्टरमाइंड नक्सली कमांडर विनोद कई दिनों से बीमार चल रहा था। उसके कोरोना संक्रमित होने की भी आशंका जताई जा रही है। बीमार होने के बाद भी उसका जंगल में ही इलाज चल रहा था। तेलंगाना के कोत्तागुड़म एसपी सुनील दत्त ने विनोद की मौत की पुष्टि की है। तो झीरम हमले के मास्टरमाइंड विनोद का माना जा रहा है कि उसकी मौत हो गई है और ये भी माना जा रहा है कि वो कोरोना से संक्रमित था। ऐसे में जंगल में ही उसका इलाज चल रहा था। तेलंगाना के कोत्तागुड़म के जो एसपी हैं उन्होंने उसकी मौत की पुष्टि भी की है। नक्सली अपनी कायराना करतूत से बाज नहीं आ रहे हैं। बीजापुर के उसूर थाना क्षेत्र गलगम में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 3 नक्सलियों को ढेर किया गया। एसपी कमलोचन ने बताया कि 3 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए हैं, जिनके शव भी मिल गए हैं। वहीं इस मुठभेड़ में सीआरपीएफ का एक जवान भी घायल बताया जा रहा है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं नक्सलियों ने बीजीएल भी दागा, जिसमें एक ग्रामीण के पैर में चोट आई है। दरअसल सड़क सुरक्षा अभियान के लिए सीआरपीएफ कैंप के 222वीं बटालियन और 196वीं बटालियन का बल सर्चिंग के लिए निकला था। इस दौरान दोपहर करीब 3:30 बजे नक्सलियों के साथ उनकी मुठभेड़ हो गई, जो करीब 45 मिनट तक चली, जिसमें 3 नक्सली मारे गए और एक जवान घायल हो गए। बिलासपुर में चलती ट्रेन में चढ़ते समय एक महिला हादसे से बाल बाल बच गई है और इसकी सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आई है। ये वीडियो बिलासपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 का है, जहां बुजुर्ग महिला यात्री सुमित्रा देवी ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस में मुंबई से हावड़ा के लिए सफर कर रही थी।
बिलासपुर स्टेशन में ट्रेन के रुकने पर वो पानी लेने नीचे उतरी थी और इसी दौरान ट्रेन चल पड़ी। ट्रेन को जाते देख महिला ने दौड़कर ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की, तभी उनका पैर फिसल गया और वो देखते ही देखते ट्रेन के नीचे जाने लगी। इस दौरान प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्रियों और आरपीएफ ने महिला की सुरक्षा की और महिला आरक्षक ने बुजुर्ग को खींचकर बाहर निकाला, जिससे महिला बड़े हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गई। हालांकि महिला को पैर में हल्की चोट आई है, जिसका इलाज करवा दिया गया। पौधारोपण महाअभियान के तहत केंद्रीय रिजर्व बलों की ओर से छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में करीब 1.5 लाख से ज्यादा पौधे रोपे गए हैं। रिजर्व पुलिस बल रायपुर रेंज के कार्यालय में सीआरपीएफ के डीआईजी बलराम बेहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि केंद्र फोर्स देश की रक्षा के साथ पर्यावरण के संरक्षण पर भी काम कर रही है। सीआरपीएफ के जवानों ने रायपुर के स्कूलों में जाकर पौधारोपण किया है। साल 2020 में प्रदेश में तैनात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बलों को 1,22,500 पौधारोपण का लक्ष्य मिला था, जिस पर तय लक्ष्य से ज्यादा कुल 1,54,442 पौधे रोप दिए गए हैं। वहीं साल 2021 के लिए 2,40,000 पौधारोपण का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें से फोर्स ने 50% काम पूरा कर लिया है। छत्तीसगढ़ में 2,40,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक हम 50% तक हमने वृक्षारोपण कर चुके हैं। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश नहीं होने से लोग परेशान हैं। राजधानी भोपाल में अच्छी बारिश के लिए हैरान करने वाली टोटके की तस्वीर सामने आई है, तो दतिया में लोगों ने खेड़ापति सरकार के सामने अच्छी बारिश के लिए कामना की। भोपाल के महादेव मंदिर में अच्छी बारिश के लिए मेढक मेढकी की शादी कराई गई, तो दतिया में खेड़ापति सरकार को किसानों और महिलाओं ने मनाने की कोशिश की। गुहार लगाई कि बारिश नहीं होने से फसलें सूख रही है। लोगों का मानना है कि खेड़ापति के आगे अर्जी लगाने से मुराद पूरी होती है। प्राचीन काल में के हिसाब से मान्यता है कि मेढक मेढकी की शादी कराओ तो अच्छी वर्षा होती है, और हमने 7 फेरे के साथ इस बार 8वां फेरा भी कराया है। कोरोना को प्रोटोकॉल को मानते हुए कि 2 गज की दूरी रखेंगे, सैनिटाइज करेंगे, इत्यादि जो कोरोना के प्रोटोकॉल है उसको मानते हुए 8 फेरे का। तो किसान लोग हैं, पर भगवान नो आए बब्बा मरा देनो पानी बरसा बब्बा मरा तुम्हारे पाँव से चली आ रही हमारे। और इसी के साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। लेकिन उससे पहले हम आपको दतिया और भोपाल की तस्वीरें बता दें। भोपाल में एक तरफ जहां मेढक मेढकी की शादी कराई गई, तो वहीं दूसरी तरफ दतिया में खेड़ापति महाराज को प्रसाद चढ़ाया गया। चलिए अब आपको हम छत्तीसगढ़ का कोरोना अपडेट भी बता दें। छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में फिर से संक्रमण बढ़ने की रिपोर्ट के बीच कोरोना जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। मंगलवार को प्रदेश भर में 39,831 नमूनों की जांच हुई, जिनमें 295 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इससे पहले सोमवार को 36,056 नमूनों की जांच हुई। इस दौरान 297 व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिले। राजनांदगांव और गोरेला पेंड्रा मरवाही जिलों में मंगलवार को कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया। इस बीच रायपुर जिले में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। मंगलवार को यहां 21 नए मरीज मिले हैं और एक दिन पहले सोमवार को रायपुर जिले में केवल 18 मामलों की पुष्टि हुई थी। बिलासपुर जिले में मंगलवार को अचानक 23 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। पिछले एक महीने में यहां एक दिन में मिले मरीजों का ये सर्वाधिक संख्या है। इसी तरह बीजापुर में 29, सुकमा में 24 और बस्तर में 22 लोग संक्रमित पाए गए हैं। अब सुकमा में 458, बीजापुर में 340 और बस्तर जिले में 249 एक्टिव केस है। रायपुर, महासमुंद, जांजगीर चांपा और कांकेर जिले के मरीजों की मौत हुई है, जबकि सोमवार को स्वास्थ्य विभाग ने एक भी मरीज की पुष्टि नहीं की थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।